हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। और मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और मैं यहाँ पे 11-12 की बायोलॉजी जो है वो पूरा का पूरा कवर करने वाला हूँ। कक्षा 12 की भी क्लासेस चल रही है, कक्षा 11 की भी क्लासेस चल रही है। सारे नोट्स, PDF, हैंड रिटेन नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। सबसे पहले इसको हम आपको पढ़ा देंगे एक एक चीज़ करके। सारी चीज़ें हम केवल आपको एक वीडियो में समझाने वाले हैं। एक वीडियो में पूरा मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। पूरा मेरे द्वारा हाथ से लिखा गया ये नोट्स है। उसके बाद आप इसका PDF, इसका नोट्स आप हमारी वेबसाइट skmstudyclasses.com, कहाँ से सर्च करेंगे? skmstudyclasses.com। क्लास 11th बायोलॉजी का जो सेक्शन है वहाँ पे जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम, जी हाँ, आप इसका पूरा PDF डायरेक्ट आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम का नाम क्या है? SKM स्टडी। SKM स्टडी क्या है? टेलीग्राम का नाम है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम से आप जीव जगत द लिविंग वर्ड, जो कि क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, फुल कंप्लीट चैप्टर NCERT पे आधारित, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे जीव विज्ञान। बोले तो बायोलॉजी, जीव विज्ञान है क्या? अगर हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 कक्षा 11 का जीव विज्ञान चैप्टर 1, तो सबसे पहले यही तो पूछा जाएगा, चलिए बताइए जीव विज्ञान क्या है। उसके बाद तो हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि बिल्कुल जीव विज्ञान क्या है सबसे पहले जानते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है कि हम लोग बायोलॉजी की परिभाषा जान गए, लेकिन ये बायोलॉजी कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से बना हुआ है? तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? बायोलॉजी कुल 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो तथा लोगोस। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो तथा लोगोस। बायोलॉजी कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों, बायो धन लोगोस। बायोलॉजी का जो जनक है उसे किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। एक बात ये भी पॉइंट में याद रखेंगे, बायोलॉजी का जनक किसको माना जाता है? बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। बायोलॉजी 2 शब्दों किसे किसे मिलकर बना है? बायो धन लोगोस। बायो का अर्थ क्या होता है? लाइफ होता है। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है। लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी, बोले तो अध्ययन होता है। बायोलॉजी 2 शब्दों बायो धन लोगोस से मिलकर बना हुआ है। बायो का अर्थ जीवन होता है, लोगोस का अर्थ स्टडी यानी कि अध्ययन होता है। अब यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं। बायोलॉजी 2 शब्दों बायो तथा लोगोस से मिलकर बना है। बायो का अर्थ जीवन, लाइफ, तथा लोगोस का अर्थ स्टडी, बोले तो अध्ययन होता है। बायोलॉजी 2 शब्दों बायो तथा लोगोस से मिलकर बना है। बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन होता है, बोले तो लाइफ होता है, तथा लोगोस का अर्थ स्टडी, बोले तो अध्ययन होता है। अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अर्थात क्या लिखेंगे? जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी को हिंदी भाषा में बोलते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये क्या है आपका बायोलॉजी के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन है। बायोलॉजी का हम लोग परिभाषा जाने, बायोलॉजी के बारे में हम लोग जाने कि बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। क्लियर है? अगला नोट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिक ने सन 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो
तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिक ने सन 1801 ईस्वी में किया था। ये पॉइंट वाली बात है, याद रखना, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो कोई पूछ लिया कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिक ने सन 1801 ईस्वी में किया था। क्या किया था आपका? वो किया था हमारा लैमार्क और ट्रेविनेरस ने। किस सन में? 1801 ईस्वी में। लैमार्क फ्रांस के तथा ट्रेविनेरस जर्मन वैज्ञानिक थे। लैमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के थे, और ट्रेविनेरस जो है जर्मन वैज्ञानिक थे। अब बात आती है जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान के मुख्यतः दो शाखाएं हैं। कौन कौन से? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। सबसे पहले देखेंगे जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं? जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जंतु विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे मानव, कीड़े मकोड़े, भेड़ बकरी जितने भी होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? ये जंतु के ही अंतर्गत आते हैं। उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। अगले एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों, पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। IMP में कुछ यहाँ पे मैंने शब्द लिखे हैं जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु कहा जाता है, जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। यहाँ पे मात्रा रहेगा, जो थियोफ्रेट्स हैं ये कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक। अगला यहाँ पे लिविंग, बोले तो सजीव है क्या? जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं, जैव पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन आदि क्रियाएं होती हैं, वे सजीव कहलाते हैं। सजीव क्या होते हैं? जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन आदि क्रियाएं होती हैं, वे सजीव कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। या वे जिनमें स्वप्रकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग लिविंग, बोले तो सजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य, बंदर, गाय, घोड़ा, बकरी इत्यादि जितने भी हैं। अगला यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीवों के लक्षण या जीवधारियों के लक्षण। तो सजीवों में सबसे पहला लक्षण होता है वृद्धि का, बोले तो ग्रोथ का। तो जीवों के भार, आकार एवं संख्या में बढ़ोतरी को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। तो यह सजीवों का लक्षण होता है। अब सजीवों में दो होते हैं, एक क्या यह इसका प्रमुख लक्षण है, मेन लक्षण जो सजीवों का वृद्धि होता है कि नहीं? तो जीवों के भार, आकार एवं संख्या में बढ़ोतरी को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। किस में आएगा? सजीवों के प्रथम लक्षण में। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य का वजन बढ़ना, मनुष्य की लंबाई में वृद्धि इत्यादि सजीवों में वृद्धि के क्या हैं? लक्षण हैं। कुछ निर्जीव भी वृद्धि करते हैं, जैसे पर्वत, रेत के टीले। अब ये नहीं कि देखते हैं कि चलिए ठीक है सजीव तो वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ निर्जीव भी वृद्धि कर रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखना, विशिष्ट लक्षण होता है। क्या होता है? विशिष्ट लक्षण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट लक्षण कहते हैं। तो वृद्धि जो है वो सजीवों में भी पाई जा रही है और निर्जीवों में भी पाई जा रही है। सजीवों के साथ साथ किस में पाई जा रही है? निर्जीवों में पाई जा रही है। तो क्या जो वृद्धि होता है यह एक सजीवों का विशिष्ट लक्षण है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण कैसे होगा, क्योंकि ये तो सजीवों में पाया जा रहा है, साथ ही साथ निर्जीवों में पाया जा रहा है। तो यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण
नहीं होगा। अब कहेंगे सर निर्जीवों में वृद्धि कैसे होता है? तो जो रेत होता है वो उड़ उड़ के आता है, एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है, फिर यही धीरे धीरे बढ़कर पर्वत टीला बन जाता है। नोट में लिखेंगे निर्जीवों में वृद्धि बाह्य होती है तथा सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। विशिष्ट लक्षण, वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं उसे हम लोग विशिष्ट लक्षण कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होती है और पादपों यानी पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है, यानी कि पूरे जीवन वृद्धि होती है। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। अगले पॉइंट में लिखेंगे एक कोशिकीय जीव भी अपनी वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा ही करते हैं और इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि आपके इसके क्या है उदाहरण हैं। नोट पॉइंट में अगला लिखें यहाँ पे वृद्धि सजीवों का लक्षण है किंतु यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। जो वृद्धि होता है यह सजीवों का तो लक्षण है, लेकिन अगर आप ये कहें यह विशिष्ट लक्षण है तो बिल्कुल नहीं, यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। दूसरा है जनन, बोले तो रिप्रोडक्शन। तो जनन क्या होता है? यह भी सजीवों का लक्षण होता है। जनकों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होते हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं, पॉइंट में मैंने लिखा है अलैंगिक जनन अधिकतर एक कोश की जीवों में होता है। अलैंगिक जनन अधिकतर किस में होता है? एक कोश की जीवों में होता है। जनन सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि जनन सभी जीवों में नहीं होता। अब ये नहीं कि सभी सजीवों में नहीं होता तो निर्जीवों में होता, बिल्कुल निर्जीवों में बिल्कुल नहीं होता, लेकिन सभी सजीवों में नहीं होता। यानी कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि सजीव है लेकिन उसमें जनन नहीं होती। जैसे गधे में क्या जनन करता है? बिल्कुल नहीं करता। बद्ध पुरुष जो बांझ पुरुष होते हैं या फिर बांझ महिला होती है, क्या वो जनन की क्रिया करते हैं? जनन मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे से मेल मिलाप, मतलब होता है कि बच्चे को पैदा करना। मेन क्या होती है? किसी बच्चे को, चाइल्ड को पैदा करना ही जनन कहलाता है। ये नहीं कोई लड़की है तो वो जनन करेगी, ऐसा नहीं है। जब तक कोई बच्चा ना हो जाए तब तक उसको हम लोग जनन नहीं करेंगे। ये पॉइंट वाली चीज़ है समझने वाली। उदाहरण के लिए जैसे खच्चर, बद्ध कामगार मधुमक्खी, बंध पुरुष इत्यादि में जनन नहीं होता, इसलिए जनन सजीवों का मुख्य लक्षण नहीं है। इसलिए जो जनन है सजीवों का मुख्य लक्षण नहीं है। बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है और एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है। ये पॉइंट वाली बातें हैं, याद रखना। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है। अगले एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखेंगे जीवाणु व प्रोटोजोआ में विखंडन द्वारा जनन होता है। कवक में अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा तथा खंडन द्वारा होता है। ईस्ट व हाइड्रा में जनन मुकुलन द्वारा होता है और प्लेनेरिया में जनन पुनरुद्भवन द्वारा होता है। ये क्या है? प्लेनेरिया है, यह 3 भागों में टूट जाता है, फिर ये 3 भाग मिलकर अलग अलग एक नई जात का निर्माण करते हैं। क्लियर है? यहाँ चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला है उपापचय। यह भी एक सजीवों का क्या लक्षण ही है। मेटाबॉलिज्म, तो हमारे शरीर में होने वाले समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रिया होती हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती। उपापचय क्रियाएं केवल सजीव में संपन्न होती हैं, इसीलिए यह सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। अब बात कर लेते हैं उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्योंकि आपके माइंड में आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो उपापचय क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, उपचय अपचय, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो हम लोग देखते हैं कि उपचय क्या होती है। तो इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होना उपचय क्रिया कहलाती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की सहायता से जटिल कार्बोहाइड्रेट अणुओं का निर्माण होता है। इसका रिएक्शन क्या होगा? C6CO2 + 12H2O किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिण की उपस्थिति में ये लोग ग्लूकोज, जल और साथ ही साथ यहाँ पर ये ऑक्सीजन मुक्त कर रहे हैं। तो C6H12O6 ग्लूकोज बनाएगा, साथ ही साथ H2O के क्षाणु बनेंगे 6H2O और यहाँ पे
ऑक्सीजन जो होगा मुक्त होगा। क्लियर है? यह जो क्रिया है यह एक उपचय क्रिया होती है। अगला बात करेंगे हम लोग अपचय क्रिया की। तो अपचय क्रिया क्या हो जाएगी? इसमें जटिल अणु सरल अणुओं में टूटकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। अपचय क्रिया क्या हो जाएगी? इसमें जटिल अणु सरल अणुओं में टूटकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के अणु जटिल व कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? C6H12O6 प्लस 6O2 एंजाइम की उपस्थिति में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा का क्या होगा? निर्माण होगा। अगला बात करेंगे संवेदनशीलता तथा अनुकूलता, यानी कि सेंसिटिविटी एंड एडाप्टेबिलिटी। तो सेंसिटिविटी और एडाप्टेबिलिटी क्या होता है? सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करके उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे कि शरीर पर चोट लगती है तो हमें अनुभव होने की होता है कि चोट लग गई, और छुई मुई के पौधे इत्यादि क्या होते हैं? संवेदनशील तथा अनुकूलता के लक्षण दर्शाते हैं। वाह्य वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना या अपने संरचना व क्रिया में परिवर्तन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुकूलता कहते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में शरीर से पसीना निकलना, जाड़ों के मौसम में गर्म कपड़े पहनना इत्यादि अनुकूलता कह सकते हैं लक्षण हैं। स्टार पॉइंट में लिखेंगे संवेदनशीलता तथा अनुकूलता केवल सजीवों में पाई जाती है, इसलिए यह जीवों का विशिष्ट लक्षण है। इसलिए यह क्या है? जीवों का विशिष्ट लक्षण है। अब बात करेंगे हम लोग जीवन चक्र बोले तो लाइफ साइकिल की। जीवन चक्र लाइफ साइकिल क्या होती है? पहले व्यक्ति का जन्म होता है, फिर वह वयस्क में परिवर्तित होता है, फिर वह जनन करता है, फिर वृद्धावस्था होती है, फिर उसके बाद क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सभी जीव जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। उनका जन्म होता है, ये विकसित होते हैं, जनन करते हैं, कुछ समय पश्चात वृद्धावस्था प्राप्त करते हैं, अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। अतः जीवों में विविध क्रियाएं होती हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से जीवन चक्र कहते हैं। जीवन चक्र सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। जो जीवन चक्र होता है यह सभी सजीवों का क्या होता है? एक विशिष्ट लक्षण होता है। अगला है जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य क्या है? प्रोटोप्लाज्म क्या है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। जो कोशिका होती है इसमें जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया जो कि ऊर्जा बनाता है, केंद्रक पाया जाता है, गोल्जिका पाया जाता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो कि उत्सर्जन का काम करती है, क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है जो कि भोजन निर्माण करती है, ठीक है ना। और ये क्या है? कोशिका। तो ये क्या होती है? आपका जीव द्रव्य है। अब इसमें स्टार पॉइंट में कुछ लिखेंगे चीजें। क्या लिखेंगे? सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। जीवित जीव की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कोशिका होती है। जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती है। जीव द्रव्य में होने वाले समस्त भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों व जीव द्रव्य व वातावरण के बीच आदान प्रदान की क्रियाएं ही जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। जैविक क्रिया कहलाती है, याद रखना। क्या लिखेंगे? जीव द्रव्य में होने वाले समस्त भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों और जीव द्रव्य व वातावरण के बीच आदान प्रदान की क्रियाओं को ही जैविक क्रियाएं कहते हैं। यह जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, क्योंकि यह निर्जीवों में नहीं पाया जाता और यह सभी जीवों में पाया जाता है, इसलिए यह क्या होता है? जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। क्लियर है? देखिए, जो कोशिकाएं होती है इसमें कुल मिला के 4 होते हैं। पहले किसी जीव में कोशिकाएं बनती हैं। कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों से अंग का निर्माण होता है और अंग से अंगतंत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंगतंत्र का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं संरचना, कोशिका संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर। तो कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका कितनी प्रकार की होती? 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जीवाणु, माइक्रोप्लाज्म,
प्राचीन प्रकार की कोशिका है। जीवाणु और माइक्रोप्लाज्म जो होती हैं यह प्राचीन प्रकार की कोशिका है। यूकैरियोटिक क्या होती है? पादप, जंतु, कवक व प्रोटिस्टा, यह आधुनिक प्रकार की कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु, माइक्रोप्लाज्म प्राचीन प्रकार की कोशिका है, और यूकैरियोटिक कोशिका पादप, जंतु, कवक व प्रोटिस्टा आधुनिक प्रकार की कोशिका है। क्लियर है? कोशिका संरचना जीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। जो कोशिका संरचना है जीवों क्या है? विशिष्ट लक्षण है। एक कोशिकीय जीव जैसे युग्निला, पैरामीशियम, अमीबा। बहुकोशिकीय जीव जैसे पादप, मानव, मछलियां जो हैं यह बहुकोशिकीय जीव हैं। अगला है गति, मोमेंट। मोमेंट क्या होता है? गति क्या होती है? गति जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। जंतु भोजन निर्माण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसमें गति होती है। यह जीवधारियों का विशिष्ट लक्षण होता है। क्या होती है? गति। क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें? अगला देखते हैं हम लोग श्वसन। श्वसन भी यह क्या है? यह सजीवों का लक्षण है। ऊर्जा, जीव ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। जब श्वसन की क्रिया होती है तो आपके शरीर में ग्लूकोज पहले से ही है, हम लोग ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ साथ हम लोग 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाते हैं। तो ये CO2 बाहर निकल जाती है, जल हमारे शरीर में ही होता है, लेकिन जो 673 किलो कैलोरी हम लोग ऊर्जा बनाते हैं ATP के रूप में 40% ऊर्जा जो होती है यह हमें प्राप्त होती है, और 60% ऊष्मा क्या होती है? हमारी उड़ जाती है। क्लियर है? अगला है श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, और उसे हम लोग अपचयी क्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया के प्रकार, तो श्वसन क्रिया दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होती है? ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन को उपयोग में लाया जाता है, उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन ऐसी श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन को उपयोग में नहीं लाया जाता, उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सारे रिएक्शन मेंशन हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं। अगला है पोषण। बोले तो न्यूट्रिशन। पोषण क्या होते हैं? हमारे शरीर के सामान्य रूप से क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के सामान्य रूप से क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, इसी को पोषण कहते हैं। तो पोषण क्या होता है? हमारे शरीर के सामान्य रूप से क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवधारी हमारे दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला स्वपोषी, दूसरा परपोषी। स्वपोषी क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी जीवाणु जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उसे हम लोग परपोषी कहते हैं। सभी जंतु जितने भी होते हैं यह परपोषी होती हैं। अगला यहाँ पे है सजीवों द्वारा वातावरण से पोषक पदार्थ का ग्रहण करना पोषण कहलाता है। सजीवों द्वारा वातावरण से पोषक पदार्थ का ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अगला है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? पोषण बाद उत्सर्जन है। यहाँ पे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही हमारा उत्सर्जन कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है कि नहीं हमारे शरीर में, अगर ये हमारा अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है, जब हम लोग ग्लूकोज हमारे शरीर में ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर निकलता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? यह कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह हमारा 6CO2 जो है यह हमारा एक अपशिष्ट पदार्थ है, जो कि शरीर से क्या हो रहा है? बाहर की ओर निकल रहा है। अगला देखते हैं हम लोग बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। ये जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है? हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता क्या होती है? याद रखना, हमारे चारों तरफ एक तरफ विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में पृथ्वी पर जीवों की लगभग 3 करोड़ जातियां उपस्थित हैं, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जातियों की संख्या 20 लाख है, यानी कि 15 लाख जंतु और 5 लाख क्या है? वनस्पति हैं। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे
वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान यानी कि टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं वर्गीकी का अर्थ क्या होता है। तो वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना वर्गीकी कहलाता है, अथवा जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण को वर्गीकी टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकी शब्द डी कंडोलो ने दिया था। वर्गीकी शब्द किसने दिया था? डी कंडोलो जी ने वर्गीकी शब्द को दिया था। अगला है वर्गीकरण विज्ञान यानी कि सिस्टमैटिक्स। ये वर्गीकरण विज्ञान सिस्टमैटिक्स क्या होता है? इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? वर्गीकरण विज्ञान के द्वारा। अगला है सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था से होता है। सिस्टमैटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैरोलस लीनियस ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक के टाइटल का नाम सिस्टोमा नेचर रखा था। अगला है वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत क्या क्या होते हैं? तो वर्गीकरण का सबसे मौलिक सिद्धांत होता है पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन। तो इनमें जीवों के लाक्षणिक गुणों के अनुसार उनका पहचान करते हैं ताकि उनको उसी वर्ग में रख सके। वो क्या होता है? वह आपका वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत है। वर्गीकी के अनुसार हम किसी जंतु का सही नाम, सही स्थिति को चुनना ही पहचान कहलाता है। क्लियर है? किसी जीव के पहचान हेतु उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। पहचान के लिए जीव की आकारिकी व शारीरिकी की मदद लेते हैं। अगला है नामकरण यानी कि नेमिंग और नॉमेनक्लेचर। तो किसी जीव को एक विशेष नाम दिया जाए जो पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाए, उसे क्या कहते हैं? नामकरण कहते हैं यानी नेमिंग कहते हैं। जैसे आम, आम को हर जगह भारत में कहीं आम कहते हैं, कहीं और कुछ कह रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में मैंजीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। मटर, मटर यह एक भारत में मटर कहा जाता है, लेकिन अन्य देशों में इसे हिंदी में अलग करते हैं। लेकिन अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो यह पाइसम से टाइबम से नाम से जाना जाता है। पौधों का नामकरण, वनस्पति नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली ICBN, याद रखना, पौधे के नामकरण, वनस्पति नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के आधार पर ही करते हैं। जंतुओं का नामकरण, जंतु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के आधार पर करते हैं। अगला है वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक क्या है? साइंटिफिक नेम्स। ये क्या है? सबसे पहला है द्विनामकरण पद्धति, बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। द्विनामकरण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने किया था। द्विनामकरण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने किया था। द्विनामकरण पद्धति का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टोमा नेचुरी में किया। इस पद्धति में प्रत्येक जीव के 2 शब्दों वाला एक वैज्ञानिक नाम दिया गया। इसमें पहला शब्द जीव के वंश का नाम और दूसरा शब्द उसके जात का नाम प्रदर्शित करता है। इसमें हमेशा वंश नाम को प्रजाति या जाति नाम से पहले लिखते हैं। क्लियर है? उदाहरण के लिए जैसे बाघ, वैज्ञानिक नाम बाघ पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस, देखिए यहाँ पे क्या है? पैंथेरा है और टाइग्रिस। फिर शेर, शेर भी क्या है? पैंथेरा लियो। तेंदुए पैंथोरा पायडर्स। देखिए ये क्या है? ये जाति हो गया। ये क्या हो गया? जाति हो गया। ये टाइग्रिस, लियो, पायडर्स इसकी जाति है, लेकिन पैंथेरा क्या है? एक वंश है जो कि पुराने वंश से चलता चला आ रहा है। द्विनामकरण पद्धति के नियम क्या है? रूल फॉर बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। इसमें जैविक नाम को प्राय लैटिन भाषा में होते हैं, जिन्हें तिरछे अक्षरों में इटैलिक में लिखते हैं। जैविक नाम में पहला शब्द वंश का नाम, जबकि दूसरा शब्द जात का नाम से होता है। वैज्ञानिक नाम को जब टाइप करते हैं तो इसे इटैलिक में लिखा जाता है, और जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। क्लियर है? पहला अक्षर वंश का नाम बताता है जो कि बड़े अक्षरों शुरू होता है, जबकि दूसरा जाति संकेत
पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। जैसे आम का मैंजीफेरा इंडिका, पहला शब्द क्या है, कैपिटल लेटर, और दूसरा इंडिका में जो आई है यह क्या है, स्मॉल लेटर है। कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम जैसे मानव का होमोसेपियंस, कबूतर का कोलंबा लिविया, तुलसी का ओसीमम सेक्टम, मटर का पाइसम सेटाइवम, घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। ये सब क्या है, ये कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम हैं। अगला देखेंगे वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। पौधे व जंतुओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटते हैं या जीवों को वर्गों में वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। कुल 7 वर्गों में जीवों को रखा गया है: जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। तो ये कितने हैं, कुल 7 वर्ग हैं। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस और स्पीसीज। तो यह जीवों में समानता का घटता क्रम है। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो यह जीवों में समानता घटता क्रम दिखाएगा, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो जीवों में समानता का बढ़ता क्रम हो जाएगा। टैक्सॉन की अवधारणा क्या है, तो टैक्सॉन इकाई का प्रयोग वर्ग में शामिल वास्तविक जैविक जीव के लिए किया जाता है। ये बात पॉइंट में याद रखना। अगला है वर्गीकी क्रमबद्धता यानी कि टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। तो टैक्सोनॉमी हियरार्ची क्या है, वर्गीकी क्रमबद्धता क्या है। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिनमें प्रत्येक सोपान पद या वर्ग को प्रदर्शित करता है। पदानुक्रम का मतलब होता है कि वस्तुओं को समूह को एक दूसरे पर रखना। उदाहरण के लिए जैसे जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, वंश, जगत, स्पीसीज, जीनियस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम, वंश और किंगडम। क्लियर है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले किसको पढ़ते हैं, जाति को, यानी जाति या प्रजाति, स्पीसीज। तो जीवों का वह समूह जिनमें मौलिक समानता होती है उसे जाति या प्रजाति कहते हैं। जैसे लियो में सभी शेरों को रखा गया और टिग्रिस जाति में सभी बाघों को रखा गया है। अगला है वंश यानी कि जीनस। तो वंश में एक से अधिक जाति होते हैं, जैसे कि पैंथेरा में 3 जाति, लियो, टिग्रिस और पार्डस यानी चीता होता है। सोनेलम में जैसे आलू, टमाटर, बैगन। क्लियर है। अब आता है कुल यानी फैमिली। तो कुल में संबंधित वंश आते हैं, जैसे कि सोलेनेसी कुल में सोलेनम और प्यूटिनिया धतूरा वंश को रखा गया है। फेलेडी कुल में पैंथेरा फेलिस को रखा गया, जैसे बिल्ली को रखा गया। पैंथेरा में बाघ, शेर, चीता आते हैं। वंश जाति की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। अगला है ऑर्डर। बोले तो गण। तो एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं। एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं, जैसे कि पोलीमोनियल्स गण में सोनेलेसी तथा कोनवोल्वुलेसी कुल आते हैं, जो कि पादप हैं। प्राणी कार्निवोरा गण में फेलेडी तथा कैनेडी कुत्तों को रखा गया है। अब बात आती है वर्ग। बोले तो क्लास। तो एक वर्ग में एक से अधिक गण आते हैं, जैसे कि प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बान आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं, को में लिया वर्ग में रखा गया। अगला है संघ यानी कि फाइलम और डिवीजन। तो फाइलम शब्द जंतु के प्रयोग करते हैं तथा डिवीजन शब्द पौधे के लिए प्रयोग करते हैं। एक संघ में एक से अधिक वर्ग आते हैं, जैसे पृष्ठरज्जु यानी नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर कार्डेटेटा संघ में रखा गया। अगला है जगत यानी किंगडम। तो किंगडम में एक से अधिक संघ आते हैं, जैसे कुल 5 किंगडम बनाए गए हैं। मोलेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जंतु। एक एक जगत में एक से अधिक संघ आते हैं, जैसे कि जंतु संघ सेकंड, और पौधे में 5 संघ, जंतु में 11 संघ होते हैं और पौधे 5 संघ होते हैं। इत्यादि जो होते हैं ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब आती है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के जातियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर अब तक 107 से 1.8 मिलियन जातियां खोजी गई हैं, जिसमें से 70% जंतु, 22% पादप एवं 8% सूक्ष्म जीव हैं। जंतु 70%, जिसमें
कीड़े मकोड़े और आर्थ्रोपोडा संघ हैं। आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ है कीड़े मकोड़ों का। पूरे विश्व में 12 मेगा विविधता देश हैं। मेगा विविधता का मतलब होता है जीवों की सबसे अधिक जातियां। भारत में कुल पौधों की जातियां 45,000 से अधिक है एवं जंतुओं की संख्या कुल इसकी 2 गुनी है, यानी कि आप कह सकते हैं 90,000 है। अब बात करेंगे जीवों के अध्ययन के लिए कौन कौन साधन। तो सबसे पहला संग्रहालय यानी म्यूजियम। तो संग्रहालय एक ऐसा स्थान है जहां जीवों को मृत करके सुखाकर रखा जाता है। संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किया जाता है। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिचित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। पौधों तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकल करके मारने के बाद डिब्बों को पिन करके रखा जाता है। बड़े प्राणियों, पक्षी तथा स्तनधारियों को प्रायः परिरक्षित घोल में डालकर जारों में भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। अब हमारे भारत में प्रमुख संग्रहालय कौन कौन से हैं। तो पहला है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो कि लंदन में है। फॉरेस्ट म्यूजियम जो कि अंडमान निकोबार में है द्वीप में। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल जो कि हिस्ट्री जो कि दिल्ली में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो कि मुंबई में है। इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता में है और महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम जो कि जयपुर में है। अगला है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर जो कि जू कहते हैं। तो प्राणी उपवन एक ऐसा स्थान है जहां हम जीवित जीवों को रखते हैं। प्राणी उपवनों में विभिन्न प्रकार के प्राणी उपलब्ध होते हैं जैसे कि आहार, प्राकृतिक तथा व्यवहार के सीखनों का अक्सर प्राप्त होता है। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाले परिस्थितियों में रखा जाता है और इसी उद्यान को चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग तथा बच्चे आते हैं। अगला है कुंजी अथवा चाबी यानी की। तो कुंजी हमें जीवों को पहचानने में मदद करता है। यह समानताओं एवं असमानताओं पर आधारित होता है। इनके 2 विकल्प होते हैं, हाँ या नहीं। जैसे जीव की शरीर सुखी है, हाँ या फिर नहीं। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर पौधे तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्रायः जोड़ों जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर होती है। कुंजी 2 विपरीत विकल्पों को चुनने में दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करती है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की एवं समवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्ग की कुल की आवश्यकता होती है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका, मोनोग्राफ तथा सूची पत्र की आवश्यकता पड़ती है। अब ये कहेंगे मोनोग्राफ क्या होता है। तो मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई हो। अगला है फ्लोरा। तो फ्लोरा किसी पौधे के आवास और उसके लक्षण के बारे में बताता है। वनस्पति उद्यान, इस वनस्पति उद्यान में जीवित पौधों का संग्रहण होता है और इसमें पौधों की स्पीसीज को पहचान करने के लिए उगाया जाता है। इसमें प्रत्येक पौधे पर एक लेबल लगा होता है जिसमें वैज्ञानिक वनस्पति नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा होता है। प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान जैसे बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा यानी भारत में है। नेशनल बोटेनिकल जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ में है। अगला और लास्ट पॉइंट है हरेबियम। तो इसमें वनस्पति संग्रहालय में पौधे के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं ताकि भविष्य में इसका अध्ययन किया जा सके। हरेबियम की शीट पर एक लेबल लगा होता है जिस पर पौधे के एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे को का इंग्लिश नाम, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल तथा एकत्र करने वाले का नाम लिखा होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लास 11th की जो बायोलॉजी है, जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड के बारे में मैंने अच्छी तरीके से पूरा ख़त्म किया है। और अब कहेंगे सर आप इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो इसकी PDF आप नोट सारी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट skmstudyclasses.com या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल skm स्टडी से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा NCERT पर आधारित सिलेबस है। ये चैप्टर में पूरा कंप्लीट मैंने बताया, जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी दिक्कत कहीं से भी आ रही बिल्कुल आप कमेंट जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।